think you just write down in. This is going to be very good discussions regarding this topic because आपने कोचिंग के बारे में पढ़ा, कोचिंग प्रोसेस क्या है, कैसे कोचिंग करते हैं, उस टेक्निक कैसे सिखाते हैं, स्किल कैसे सिखाते हैं, गंगवार साहब ने, गर्ग साहब ने, पल्लव दास गुप्ता सर ने आपको सब उसके बारे में बताया। अब आप उस लाइन एंड लेंथ पे आगे हैं कि बीइंग ए कोच जब आप काम कर रहे हैं तो आप इफेक्टिव काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल कोच हैं या नहीं है, आप कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है अपने काम में, आप जो काम कर रहे हैं एक्सपर्ट कब बनेंगे, एक्सपर्ट की क्वालिटीज क्या हैं। तो अब कई आपने जब आप एज ए प्लेयर रहे होंगे तो आप कहते होंगे सो एंड सो कोच एक्सपर्ट है, सो एंड सो कोच सक्सेसफुल है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, वो ट्रेनिंग अच्छे कराते हैं, वो कोच अगर बच्चा हार भी जाए तो कुछ नहीं कहते हैं, इम्प्रूवमेंट करवाते हैं। तो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, अलग अलग कोचिंग प्रोसेस हैं, अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और आने वाले टाइम में आपकी ये 4th यूनिट जो है आपके दिमाग में एक पॉइंट का डिस्कशन छोड़ देगी, क्योंकि कोचिंग इफेक्टिवनेस के बारे में जितनी भी रिसर्च हुई है, जितने भी पेपर पब्लिश हुए हैं, ऑर्थर्स मतलब एक पिन पॉइंट कंक्लूजन पे नहीं आए हैं। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकंड। यस, पहला आज हमारा जो चैप्टर है, जो आज हमारा लेसन है, जो जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या है, और लास्ट में ट्राई करेंगे जो अलग अलग ऑथर्स ने डेफिनेशंस दी हैं उनमें से हम क्या समझ पा रहे हैं। देखो आप वर्ड मीनिंग देखिए थोड़ा स्क्रीन पे, अगर स्टूडेंट्स देखेंगे इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव। हम हिंदी में कहते हैं प्रभावी, असरदार, और ये एक विशेषण के रूप में यूज होता है। अगर हम कहें कि वो लेक्चर इफेक्टिव था, वो ट्रेनिंग सेशन इफेक्टिव था, तो एक विशेषण के रूप में यूज होता है। विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है जो किसी की विशेषता बताए। तो कोई काम हो रहा है, कोई पर्सन है, अगर हम उसके आगे इफेक्टिव लगाते हैं तो उसका मतलब है वो व्यक्ति असरदार है, वो प्रोसेस असरदार है, प्रभावी है। अब जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इफेक्टिवनेस क्या है। यह है प्रभावशालीता, जो प्रोसीजर है इफेक्टिव होने का, उसका असर क्या है। और जो सक्सेसफुल, कॉम्पिटेंट और एक्सपर्ट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज टाइम मिला तो आज डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 600 के करीब बच्चे हैं, ध्यान से देख लीजिए इनका मीनिंग क्या होता है। सक्सेसफुल का मतलब है सफल, विजयी। कॉम्पिटेंट, आप में से कई लोग नौकरी भी कर रहे होंगे, जो आपके पास कोई ऑफिशियल चिट्ठी आता है उस पर लिखा होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव्ड इट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है निपुण, उचित, समर्थ। ये भी एक एडजेक्टिव है कि जो पर्सन अपने काम में निपुण है, माहिर है। आई एम सॉरी, निपुण है, नॉट माहिर। माहिर इज एक्सपर्ट। नेक्स्ट आप देखिए एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मीनिंग क्या होता है, माहिर, प्रतिष्ठित, जो अपने काम में एक्सपर्ट है। आई मीन उसने कुछ अपने करियर में, अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा काम किया है, ही और शी, जिसको हम एक्सपर्ट कह सकते हैं। अपने अपने एरिया में, अपने वर्क ऑफ एरिया में वो प्रतिष्ठित है, अभ्यस्त है एक तरह से। ये तो है मीनिंग इसकी। देखिए अब मैं बात करने जा रही हूँ अभी कोचिंग इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिव होता है प्रभावी। एक जो कोचिंग प्रोसीजर है, किसी का कोचिंग है, कोचिंग कराने का तरीका है, इफेक्टिव कब होता है। एक रिसर्चर ने बड़ा ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट उठा के इस पर रिसर्च किया है। अगर आप एक सेकेंड, आई कैन, इसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी। मैंने उन्हीं की जो स्टेटमेंट है उठा के इसमें रख दी है। द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल टू असेस कोचिंग इफेक्टिवनेस, मतलब जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अवेलेबल है कोचिंग इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए, जांचने के लिए, डू नॉट मैच नहीं करते हैं द मोर इम्प्रैक्टिकल आंसर्स प्रोवाइडेड बाय इंक्रीज्ड कंसेप्शनल क्लैरिटी। जब हम कोचिंग इफेक्टिवनेस के अंदर जाते हैं ना, कई सारे इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं माइंड में, कि जो आप ट्रेनिंग जिस बच्चों को दे रहे हैं, कोचिंग प्रोसीजर जिनके साथ चल रहा है, वो बच्चे किस एज ग्रुप के हैं, वो बच्चे की ट्रेनिंग एज क्या है, वो बच्चे के पास फैसिलिटीज क्या हैं, जो कोच ट्रेनिंग करवा रहा है वो ग्रास रूट पे काम कर रहा है, डेवलपमेंटल पे काम कर रहा है, वो उसको इनफ टाइम उसकी अथॉरिटी दे रही नहीं दे रही है, उसके परफॉर्मेंस लेने के लिए कंपटीशन में रिजल्ट अच्छे हैं नहीं है, वो ट्रेनिंग अच्छा कराता है लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाते,
उसके पास रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है नहीं है, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अब कोई हॉकी का प्लेयर है या फिर कोई भी टीम स्पोर्ट्स है, एक तो आप जे में ट्रेनिंग कराएं और एक आप कराएं केरला में ट्रेनिंग, एक आप करवाएं भोपाल में ट्रेनिंग, तो सबकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग हैं, लेकिन सबको compete करना है एक ही कंपटीशन में, ट्रॉफी उठानी है वहीं से, गोल्ड सिल्वर मेडल लेना है उधर ही से। तो सबके लिए टारगेट एक ही है, लेकिन जो बच्चे या कोचेस ट्रेनिंग कराते हैं उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज अलग अलग हैं, एनवायरमेंटल फैसिलिटीज अलग अलग हैं, उनके पास जो सहूलियत है वो अलग अलग है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं जेनेटिक्स हेरिडिटी का भी बहुत फर्क है, किसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, किसकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, किस बैकग्राउंड से आता है। तो कोचिंग जो एक कोचिंग प्रोसीजर है जिसके बारे में गंगवार साहब ने बात किया था, उसके दौरान उस प्रोसीजर के चलते हुए सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं। फिर हम उसको कैसे जांचें। अब कहने को हम कह देते हैं कि इट शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, जिसका गोल्ड आ गया वो परफेक्ट है, वो सक्सेसफुल है। इज इट ट्रू? जो टीम हारी है उनकी सिचुएशन क्या थी, या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन गिवन डे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिया लेकिन दूसरे से उसने ट्रेनिंग बहुत अच्छा किया है, तो हाउ यू विल मेजर इट। कल को आने वाले टाइम में आप 500-600 लोग हैं, कोचेस बनेंगे, तो हम अगर जांचें तो किसको कहेंगे ये सक्सेसफुल कोच है, ये एक्सपर्ट कोच है, ये इसकी कोचिंग इफेक्टिव है, इसकी कोचिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कोचिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड। तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स हैं वो खुद भी ये बोलते हैं, जो ऑथर्स हैं जिन्होंने अलग अलग बुक लिखी है, कि इनके सॉल्यूशंस तो दिखने में इजी हैं, लेकिन जब हम जांचने के लिए निकलते हैं बड़े ही इम्प्रैक्टिकल आंसर मिलते हैं। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कोचिंग। जो आपकी कोचिंग की इफेक्टिवनेस है, जो आपका ट्रेनिंग कराने का तरीका है, उसकी प्रभावशालीता जांचने की आवश्यकता क्या है। देखिए सबसे पहले तो, अब आप कोई भी लोग हैं, जैसे कोई भी आप जैसे आप कोच बन जाएंगे, या फिर इंडिया में जितने भी कोचेस हैं अलग अलग, मैं आपको इंडिया का ही एग्जांपल देती हूँ। कई कोचेस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करते हैं, कई रेलवेज में काम कर रहे हैं, कई एसएससीबी में काम कर रहे हैं, कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो उनकी जो एम्प्लॉयर है, जो अथॉरिटी है, अलग अलग है, और सब जगह काम करने का तरीका अलग है। एएसआई पुणे में अलग है, आईजी स्टेडियम दिल्ली में अलग है, साई के किसी सेंटर में अलग है, हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में अलग है। तो एक वर्ड होता है अकाउंटेबिलिटी। तो आप जब एक कोच की अकाउंटेबिलिटी मेजर करना चाहते हैं, अब आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं तो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि आपको आपके टेन्योर के दौरान ये काम करना है। तो हाउ यू विल मेजर दैट। एक कोच का, मैंने बीच में कोच लिखा है, साइड में एथलीट और एम्प्लॉयर लिखा है। जब आप कोई भी अकाउंटेबिलिटी मेजर करते हैं कोच की एथलीट से, कोच की अपने सबॉर्डिनेट कोचेस से, असिस्टेंट कोचेस से, या फिर जहां वो काम कर रहा है उसके साथी भाइयों से, और एम्प्लॉयर से, अपने बॉस से, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए हमें उसकी कोचिंग की इफेक्टिवनेस चेक करनी पड़ती है। हम एज ए कोच काम कर रहे हैं, हम अपना एनुअल अप्रेजल सबमिट करते हैं, हम अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, मंथली रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग अवर इफेक्टिवनेस ऑफ कोचिंग। ओके। पहला तो ये है इसकी जो आवश्यकता पड़ी कि किसी की अकाउंटेबिलिटी मेजर करने के लिए we need the this coaching, we need to evaluate the effectiveness of coaching. Next is for maintaining the professionalism of coaching occupation. To be very frank, कोचिंग जो प्रोफेशन है, चाहे वो टीचिंग हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मतलब सब अपने उसमें प्रोफेशनल है, बट यहाँ जो ग्लिम्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म है थोड़ा ज्यादा है। जो कोचिंग जो पूरा व्यवसाय है, बहुत ही प्रोफेशनल है। आप खुद से लगा लीजिए, जब आप कोचिंग के लिए जाते हैं प्रॉपर किट में, आप अपने इक्विपमेंट्स के साथ एक प्रोफेशनल की तरह जाते हैं। तो जो कोचिंग प्रोसेस का एक कोचिंग देने का एक प्रोफेशनलिज्म है ना, प्रोफेशनल, यू कैन से द प्रोफेशनलाइजेशन, उसको असेस करने के लिए, कोचिंग इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए हमें आवश्यकता है। अब आप देख लीजिए, आप कोच एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर हैं, आप कोच बनने जा रहे हैं, और जब आप कोच बन जाएंगे उसके बाद आपको अपग्रेड करने के लिए, आप किसी भी गेम के हैं, लेवल 1 2 3 इंटरनेशनल फेडरेशंस ने अपने लेवल्स बना रखे हैं, और इवन नेशनल फेडरेशंस ने भी आजकल
लेवल 1 टू 3 बना रखे हैं, जैसे बॉक्सिंग में आईबा 1 टू 3 स्टार बना रखे हैं, तो वो किस चीज़ के लिए है? दैट इज़ टू क्रिएट इफेक्टिव कोचेज़ बनाने के लिए। तो उस मोटिव को भी सिद्ध करने के लिए हमें आवश्यकता है कोचिंग इफेक्टिवनेस जाँचने की। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप कहीं भी रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, तो आपकी इफेक्टिवनेस जाँचने के लिए कोई ना कोई पैमाना बनाया जाता है। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर होता है कहीं, तो तभी भी मान लीजिए आप नेशनल स्क्वाड के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आजकल जैसे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इंडिया में, एसटीसीज में कहीं अप्लाई करते हैं, तो आपके सिलेक्शन के लिए दे जस्ट मेक सम नॉर्म्स और मेक सम प्रोसीजर टू इवेलुएट योर इफेक्टिवनेस। और फिर रिवार्ड के लिए, जैसे आप पूरे साल कोचेज ट्रेनिंग देते हैं, 4 ईयर साइकिल बनता है, ओलंपिक्स में टीम्स जाती हैं, मेडल्स आते हैं, या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए कमेटी बनती है, तो वो कैसे इफेक्टिवनेस जांचते हैं? तो कहीं भी रिक्रूटमेंट के लिए, किसी नेशनल स्क्वाड में सिलेक्शन के लिए, किसी टीम के सिलेक्शन के लिए, या फिर आप जब रिवार्ड की बात आती है, उन चीजों के लिए हमें कोचिंग इफेक्टिवनेस जांचने की जरूरत होती है। और मैक्सिमम केसेस में आपने देखा होगा, जो प्लेयर्स आप में से नेशनल कैंप्स में रहे हैं, कि टीम में उस कोच का सिलेक्शन हुआ है, उस कोच का सिलेक्शन नहीं हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथलीट्स, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, तो वो सिलेक्शन किस है, ज्यादा मेहनती है, अच्छी ट्रेनिंग कराता है, बच्चों से बिहेवियर अच्छा है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, ही और शी इज हैविंग ए टीम स्पिरिट, तो कितने ही पैमाने हैं हम कि एक कोच की कोचिंग इफेक्टिवनेस जांच सकते हैं। और फिर रिवार्ड्स में भी आप, सबको रिवार्ड तो मिलते नहीं है, मेहनत सब करते हैं, तो किस बेसिस पे मिलते हैं? तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम एक कोच की इफेक्टिवनेस जांचते हैं। अब थोड़ा सोचिए इस बारे में। एक डॉक्टर कहता है, टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल बी बेटर, आप ये दवाई ले लीजिए, आपको बुखार हुआ है, पैरासिटामोल ले लीजिए, ब्रूफिन ले लीजिए, यू विल बी फाइन। और हम झट से वो दवाई ले लेते हैं और हम ठीक भी हो जाते हैं। भगवान ना करे किसी को वकील के पास जाना पड़े। अगर एक वकील कहता है, ला ये कहता है, ला के मुताबिक ये है, अटेम्प्ट टू मर्डर में 302 307 ये कहती है, या फिर 498 का केस ये कहता है, 420 ये कहती है, और ये जो रूल है ये ऐसे लागू होगा, और उसी के मुताबिक फिर सब प्रोसीजर्स होते हैं, जजमेंट्स होती हैं, और हम वकील की मानते भी हैं। तो इन दोनों चीज में, इन दोनों केसेस में, जो डॉक्टर ने बोला, लायर ने बोला, प्रोफेशनलिज्म भी प्रूव हुआ है, दे आर प्रोफेशनल्स, और इफेक्टिवनेस भी डिस्प्ले हुई है कि उन्होंने जो जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी उसका इफेक्ट दिखा है, और जो लायर ने रूल बताया, आईपीसी या फिर सीआरपीसी की जो भी धाराएं हैं या हमारा जो कानून है उसके मुताबिक बताया, वो भी प्रूव हुआ है। अब मैं हमारे, आप राइट साइड में देखिए, मैंने लिखा है व्हाट अबाउट कोच। कोचेस के बारे में थोड़ा सा सोचिए। अब आप भी प्लेयर रहे हैं, तो आपने भी जैसे ये सोचा होगा मैं किस कोच के पास जाऊं, कौन सा, सॉरी, कौन से कोच की ट्रेनिंग इफेक्टिव है? तो अगर कोच कहे ट्रेन दिस वे यू विल बी परफॉर्म बेटर, उसमें जो रिजल्ट्स हैं करने वाले के ऊपर भी डिपेंड है ना। अब जैसे जो बच्चा है उसकी क्या क्वालिटीज हैं, उसकी इनहेरेंट क्वालिटीज क्या हैं। मैं पहले भी ये बात बोलती रही हूँ, और जैसे सर ने भी सबने बताया है कि एक कोच 20-25 बच्चों को ट्रेनिंग देता है, लेकिन सब एक जैसा परफॉर्म नहीं करते, उनमें से 2-3 ही अच्छे से चैंपियन बनते हैं। तो कोचिंग फील्ड में, कोचिंग प्रोफेशन में प्रोफेशनलिज्म और इफेक्टिवनेस प्रूव करने के लिए अभी एक, यू कैन से कि एक कंक्रीट कोई क्राइटेरिया बना लिया है, और इसी चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ बर्निंग इश्यूज हैं, कंफाउंडिंग इश्यूज हैं, जो जिसको हम बोल सकते हैं, जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पेसिफिकली। अब देखिए, पहले जो ये 5 इश्यूज, मैंने काफी सारे इश्यूज हैं, लेकिन आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए सिंपल और ये 5 इश्यूज उठाए हैं मैंने, जो आप भी सोचिए इस बारे में कि ये स्पोर्ट्स इज अ प्रोडक्ट, ये औरों से कैसे अलग बनाती है। सबसे पहले देखिए, कंटेस्टेड नेचर ऑफ द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अब जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, वो उसका फाइनल आउटपुट कब आता है? क्योंकि आप दूसरे उन लोगों के साथ compete करते हैं जो एक ही गोल के लिए भाग रहे हैं। अब एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, उसमें 32 टीमें आई हैं, सब उस ट्रॉफी के लिए भाग रही हैं।
So the final outcome of performance is contested by others with similar goals, isn't it? कि भी आप जो जो हमारे स्पोर्ट्स का नेचर जो है कंटेस्टेड है, मतलब इसमें मुकाबला करना ही करना है, तभी आपको कोई आउटपुट मिलेगा। ये हमारे स्पोर्ट्स को और कंपटीशन से अलग बनाती है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस नॉट इजीली मेजर्ड। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इतना आसानी से नहीं मेजर किया जा सकता। जो लोग टीम स्पोर्ट्स में हैं, अब मान लीजिए बड़ी हत्यारी की टीम ने कंपटीशन में के लिए गए, आप फाइनल्स में पहुंच गए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैच, और किसी एक पर्सन की गलती से या कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, या फिर एक पर्सन टीम में से गोलकीपर ही लगा लीजिए अच्छे से खेल नहीं पा रहा है, तो पूरी टीम की मेहनत, एंड रिजल्ट तो मतलब आप वो मैच अगर हारते हैं तो टू हुम यू विल ब्लेम, तो टीम की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए भी इतना आसान नहीं है। हालांकि कुछ कॉम्बैट स्पोर्ट्स में कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं असेसमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि भी कुछ काम हुआ ही नहीं है, कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं, टीम स्पोर्ट्स में भी बनाए गए हैं, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी क्या है? तो ये चीजें हैं जो हमें सोचने पे थोड़ा मजबूर करती हैं। कंसंट्रेंस होता है विविधताएं। अब जैसा कि मैंने शुरू में लेक्चर की शुरुआत में बोला कि डायनेमिक एंड एक्सटेंसिव नेचर है जहां एक कोचिंग प्रोसीजर का। कोई भी कोच कहीं भी ट्रेनिंग करा रहा है तो उसकी जो एनवायरमेंटल कंसंट्रेंट्स हैं, लेट मी चेक, कोई एक सेकंड, जो अलग अलग एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। अब एक कोच बहुत अच्छा टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, बहुत अच्छे से चीजों को बच्चों को अच्छे से सिखाता है, लेकिन उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है। दूसरी जगह एक कोच के पास सब फैसिलिटीज हैं, बट ही और शी इज लैकिंग बिहाइंड इन कॉन्फिडेंस। सो अलग अलग सिचुएशंस हैं सबकी, और कुछ विविधाएं आती ही आती हैं। कई बार होता क्या, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है, जब परफॉर्मेंस की बात आती है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ कंपटीशन, और वहां पे आप आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं। हालांकि एक्वलाइजेशन के लिए टीम पहले जाती है, लेकिन जो हमारे विविधाएं हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं ट्रेनिंग में, वो अलग अलग हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, थ्रेशोल्ड अचीवमेंट। अगर हम ये कहें, कोई भी कोच ये बोलता है कि बाय दिस ईयर और बाय नेक्स्ट 4 years माय स्पोर्ट्स पर्सन शुड हैव अप टू दिस लेवल, उसका बेसिस क्या है? पहला क्वेश्चन। अगर वो एक बेसिस सेट कर देते हैं कि भी आने वाले 4 साल में ही शुड बी नेशनल चैंपियन, और वो बच्चा ओलंपिक, यूथ ओलंपिक चला जाता है, तो शुड बी और कुड बी में बहुत फर्क है। तो उसका एक, हम किसी भी एक पर्सन की थ्रेशोल्ड अचीवमेंट कि भी ये उसका बेस्ट आ चुका है, पूरे करियर के दौरान नहीं डिसाइड कर सकते हैं। देयर हैव बीन मैनी स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने बहुत लंबा करियर किया है, एंड दे हैव गिवन देयर बेस्ट रिजल्ट्स व्हेन दे वर अबाउट टू लीव जो स्पोर्ट्स करियर। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लंबा खेला है और उन्होंने एक तरह से, let me check, there are many people in waiting room. I'm not going to admit the people who are in waiting room, reason being that you have got 10-15 minutes, तो आप तब ज्वाइन कर सकते थे। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड अचीवमेंट आप किसी की भी कहीं नहीं डिसाइड कर सकते हैं। आप कर भी देंगे तो वो उससे पुअर या ऊपर परफॉर्म करेगा, देन व्हाट अबाउट दैट? यू हैव टू सेट योर री गोल, फिर आपको सेट करने पड़ेंगे। तो थ्रेशोल्ड अचीवमेंट एक इश्यू है। Then achievement in competition considered while coaching process normally has set the multifaceted goals. ये भी important बात है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी कंपटीशन में हम अचीवमेंट मेजर कर सकते हैं, या फिर यू कैन से किसी भी कंपटीशन में अचीवमेंट आ गया तो उसके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस असेस करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द कोचिंग प्रोसीजर? पूरे साल जो बच्चे ने मेहनत किया, फिजिकल टेस्ट वगैरह में अच्छा परफॉर्म किया, व्हाट अबाउट कोचिंग प्रोसीजर के दौरान उसकी जो एक सेट बाय सेट आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो आप टारगेट सेट करते हैं, वो अचीव उसने किए हैं, तो उसके बारे में क्या? तो ये जो 4-5 इश्यूज हैं सोचने पे मजबूर करेंगे। स्पोर्ट्स का कंटेस्टेड नेचर, सब एक चीज के लिए भाग रहे हैं। दूसरा, आप
कैसे मेजर कर सकते हैं किसी भी परफॉर्मेंस को, कैसे मेजर करेंगे स्पेशली इन टीम इवेंट्स, और सबके कंसंट्रेंट्स अलग अलग हैं। फिर थ्रेशोल्ड अचीवमेंट कैसे डिसाइड करेंगे, और जो आपकी कंपटीशन में अचीवमेंट है उसको कंसीडर किया जाता है, व्हाट अबाउट दैट, उसको इवैल्यूएशन में क्यों नहीं डाला जाता जो आपका कोचिंग प्रोसीजर के दौरान बच्चे ने मेहनत किया है। अब आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जिन स्पोर्ट्स में, यहाँ पे आप अलग अलग स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, जिन स्पोर्ट्स में नॉकआउट बेसिस पे ड्रास बाइट डलते हैं, लीग इज अ डिफरेंट थिंग, जहां पे आप पहला बाउट या पहला फाइट हारे और यू आर आउट। अगर आप सोचिए, आप अगर आजकल वैसे सीडिंग प्रोसीजर शुरू कर दिया है कई गेम्स में, अगर सीडिंग नहीं डलता है और आप गोल्ड मेडलिस्ट होने वाले बच्चे से फर्स्ट राउंड में टकरा जाते हैं एंड यू लूज वेरी मार्जिनल, बिल्कुल 9-10 पे हारते हैं, बिल्कुल क्लोज बाउट में हारते हैं, तो क्या वो आपका अचीवमेंट नहीं था? अगर वो बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट होता है और नेक्स्ट 4-5 बाउट्स या फाइट्स खेलता है और बिल्कुल क्लोज राउंड में उससे हारते हैं, तो इट मीन्स आपका लेवल कहीं ना कहीं तो बराबर है। तो व्हाट अबाउट दैट, आप मेडलिस्ट नहीं है बट यू हैव परफॉर्म वेल। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है उसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये मैं आपको स्लाइड्स शेयर करूंगी, प्लीज थिंक अबाउट ऑल दीज इश्यूज, और नेक्स्ट क्लास में इन्हीं पे डिस्कशन है। वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट और है, कोचिंग प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स, एवरीवन नोज, सर ने भी एक्सप्लेन किया, इट्स नॉट लाइक स्ट्रेट वे रोड टू सक्सेस। तो कोचिंग जो कॉम्प्लेक्स है उसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको स्पोर्ट्स साइंसेस देखना होता है, आपको फिजिकल कंपोनेंट्स देखने होते हैं, आपको बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सब चीज अरेंज करनी पड़ती है, प्लान करनी पड़ती है, आपको उसका हेल्थ देखना है, इंजरी देखना है। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, डिफिकल्ट टू मॉडल। अगर हम परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर भी बनाए किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, इट्स इजी टू लाइन एंड ड्रा कि आप दीज आर द कंपोनेंट्स, दीज आर टेक्निकल इश्यूज, दीज आर टेक्टिकल इश्यूज, दीज आर सोशल इश्यूज, दीज आर साइकोलॉजिकल इश्यूज, दीज आर स्पोर्ट्स साइंसेज इश्यूज, लाइन एंड लेंथ में तो बना लेंगे, लेकिन उसको हर एक बच्चे के फ्रेम में डालने के लिए दिस इज नॉट दैट इजी, और उसको फिर एनालाइज करना भी इतना इजी नहीं है। नाउ वी हैव टू डिसाइड, अब इस सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू मेजर एंड हाउ टू मेजर। हमें कोचिंग इफेक्टिवनेस जांचने के लिए क्या मेजर करना है और कैसे मेजर करना है। अब मैं वर्ड पे आ रही हूँ, इफेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको पहले वर्ड मीनिंग में बताया, इफेक्टिव एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है प्रभावी। इसको इंग्लिश में ऑथर्स ने डिफाइन किया है, द क्वालिटी ऑफ अ प्रोसीजर और प्रोडक्ट दैट इज जनरली नोन टू बी इफेक्टिव। किसी भी प्रोसेस की या फिर प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटीज जो जानी जाती है प्रभावी। हम किसी चीज को प्रभावी तब कहेंगे जब उसका असर दिख रहा। हैविंग द इंटेंडेड इफेक्ट। अब कोचिंग प्रोफेशन में हम एक कोचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव तब बोलेंगे जब हम इंटेंडेड इफेक्ट हमें मिल जाएगा। इंटेंडेड इफेक्ट जो हमने प्लान किया है, सोचा हुआ है, जो हमने पहले ही अभिप्रेत कर लिया है, सोच लिया है कि भी इसका ये इफेक्ट होना है, कि भी अगर मैं आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहा हूँ तो उसका जो इफेक्ट है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस के लिए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए है, या फिर आज मैं बच्चों को 30 मीटर रनिंग करवा रहा हूँ तो इसका इफेक्ट कॉन्टिन्यूस मेथड के थ्रू इंड्योरेंस डेवलपमेंट है। तो इफेक्टिव वो चीज है जिसका प्रभाव दिखे, जो सोचा गया हो। कई रिसर्चर्स बोलते हैं इफेक्टिव के बारे में, अचीविंग द डिजायर्ड पर्पस विद इन द रिसोर्सेज अवेलेबल। आपने जो पर्पस, जो एम सेट किया है, डिजायर्ड पर्पस मतलब जो आपने पहले सोच रखा है, उसको अचीव करना विद इन द रिसोर्सेज अवेलेबल। जो संसाधन आपके पास अवेलेबल है उसमें उस एम को अचीव कर लेना, उसमें उस पर्पस को अचीव कर लेना इफेक्टिव कहलाता है। यहाँ पर्पस क्या है और रिसोर्सेज क्या है? पर्पस है अचीविंग परफॉर्मेंस गोल्स विद इन द कंपटीशन स्पोर्ट्स। हर एक कोचिंग प्रोसीजर का, हर एक कोच का पर्पस यही है कि बच्चे की परफॉर्मेंस आए, परफॉर्मेंस अचीव हो। रिसोर्सेज अवेलेबल, जो आपके पास परफॉर्मर्स हैं उनकी इनहेरेंट एबिलिटीज। हम यहाँ पे रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स और ये चीजें नहीं लेंगे। जो एक बच्चे के अंदर विल्समनेस है, जिलियसनेस है, उसके अंदर जो लेटेंट टैलेंट है, छिपा हुआ टैलेंट है, दैट इज आवर रिसोर्सेज।
तो इफेक्टिव, एक कोचिंग पॉइंट ऑफ से इफेक्टिव क्या हुआ, एक बच्चे के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, हमने उसको नर्चर करके परफॉर्मेंस दिलाना है, डिजायर्ड परफॉर्मेंस, सोची हुई परफॉर्मेंस। तो अगर आप वो अचीव कर लेते हैं, दैट इज इफेक्टिव। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव हमने पढ़ा, इफेक्टिव का मतलब है प्रभावी, जिसका असर दिखे। इफेक्टिवनेस, प्रभावशालीता कहते हैं इसको। Effectiveness suggests that judgment has been made based upon measure or assessment of some kind. अब हम कहेंगे कि भी उनका कोचिंग जो है इफेक्टिवनेस दिखती है, तो हमने कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड असेसमेंट किसी ना किसी हिसाब की बना रखी है। और इफेक्टिवनेस के बारे में दूसरे रिसर्चर्स बोलते हैं, इफेक्टिवनेस इज अ मेजर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस दैट विल फिगर इन एनी अकाउंट ऑफ लायबिलिटी, जो किसी भी एक कोच की लायबिलिटी सिद्ध करती है। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया, हमें इफेक्टिवनेस की जरूरत क्यों है, एक कोचिंग प्रोसीजर को इफेक्टिव कब कहेंगे, और हमें इफेक्टिवनेस जांचने की आवश्यकता क्या है, और एक इस प्रोफेशन में, कोचिंग के प्रोफेशन में जो अलग अलग कंसंट्रेंट्स हैं, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, जो अलग अलग यू कैन से विविधाएं हैं, वो डिस्कस किया है। अब एक पेपर पब्लिश हुआ था, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। उन्होंने कुछ लाइन एंड लेंथ लाके कुछ एक डेफिनेशन देने की कोशिश की है। अभी 4-5 स्लाइड्स बाकी हैं, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ ऑथर्स जो है ये बोलते हैं किसी भी कोचिंग प्रोसीजर को इफेक्टिव तब बोलते हैं, सम ऑथर्स डिफाइन कोचिंग एक्सपर्टीज और इफेक्टिवनेस, जो कोचिंग की इफेक्टिवनेस है, बाय द एथलीट लेवल ऑफ अचीवमेंट, विन लॉस परसेंटेज। जैसे कि आपने बॉक्सिंग में देखा होगा कि सो एंड सो मोहम्मद अली का जो रिकॉर्ड था 48-20 था, 48-5 था। कैश आई मीन जो अलग अलग बॉक्सर्स है, शुगर लिनार्ड का जो वो विन एंड लॉस परसेंटेज था 43-2 था, 43 बाउट जीती है, 1 हारा है प्रोफेशनल बाउट्स। ऐसे ही कुछ ऑथर्स बोल रहे हैं कि किसी भी कोचिंग इफेक्टिवनेस को देखने के लिए हम एथलीट्स का विन लॉस परसेंटेज देख लें, हमें पता चल जाएगा कि वो कोचिंग इफेक्टिव है या नहीं है। दूसरा बेसिस जो वो बोल रहे हैं, एथलीट्स पर्सनल एट्रीब्यूट, जो उनकी पर्सनल फीलिंग है, पर्सनल जो उनका फीलिंग है उसके बारे में, वो सेटिस्फाइड है नहीं है, वो कोचिंग प्रोसीजर को एंजॉय करते हैं नहीं करते हैं, इट मींस वर्ड ऑफ माउथ। उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कोई भी कोचिंग प्रोसीजर इफेक्टिव है या नहीं है। थर्ड, कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं it is based by a coach's years of experience, like 10 years of experience। तो जैसे भी मतलब कोचेस की, जैसे मैंने रिक्रूटमेंट की बात की थी, तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट के लिए जब एडवर्टीजमेंट होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एटलीस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 10 years 15 years, तो उसको भी कोई ना कोई पैमाना माना जाता है कि भाई इनको इतना एक्सपीरियंस है। तो इफेक्टिवनेस जांचने के लिए कई लेखक कहते हैं एथलीट का विन लॉस परसेंटेज, जो एथलीट का पर्सनल एट्रीब्यूट है, they are satisfied with the training or not, what they think about the coach's training। नंबर 3, एक कोच का एक्सपीरियंस। तो उसके बेसिस पे वो बता सकते हैं कि कोई कोचिंग जो है इफेक्टिव है या नहीं है। इसके बाद हॉर्न एक राइटर हैं, उन्होंने इफेक्टिवनेस को, कोचिंग इफेक्टिवनेस को एक्सक्लूसिवली डिफाइन किया है एथलीट आउटकम पे, और जो कि हर जगह चल रहा है। इवन भी वी आर इफेक्टिव और नॉट, तो हमारे रिजल्ट्स बेसिस पे, एथलीट आउटकम बेसिस पे, एथलीट का आउटकम क्या है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी अचीवमेंट। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। तो इन राइटर ने, जो हॉर्न है, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, उसमें इस डेफिनेशन को दिया है, जो कि बेस्ड है एथलीट आउटकम पे। इफेक्टिव कोचिंग रिजल्ट्स इन ईदर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस आउटकम। सक्सेसफुल परफॉर्मेंस आउटकम क्या होंगे, इन टर्म्स ऑफ विन लॉस परसेंटेज, इंडिविजुअल प्लेयर डेवलपमेंट, कि जो प्लेयर पहले दिन कैसा था और कितना इंप्रूव हुआ है कोच के पास, सक्सेस एट द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, जो उस कोच के बच्चे हैं उनका सक्सेस रेट क्या है नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे, विन लॉस परसेंटेज,
उनका बच्चों का कितना डेवलपमेंट हुआ है। या तो आप इस बेसिस पे किसी भी कोचिंग प्रोसीजर को इफेक्टिव इनइफेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं। और जो दूसरा वो बता रहे हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, ये बच्चों का वर्ड ऑफ माउथ ऑन पार्ट्स ऑफ एथलीट, कि भी जो बच्चे जिस कोच के पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उनका वर्ड ऑफ माउथ क्या है, वो क्या कमेंट करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। एग्जाम्पल, हाईली परसीव्ड एबिलिटी, कि भी उनकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, परसीविंग एबिलिटी, उनमें हाई सेल्फ एस्टीम है। अब जैसे एक नॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर पे कहीं बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है और एक कहीं किसी साई सेंटर पे या किसी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है, तो उनका सेल्फ एस्टीम अलग ही होगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशनल ओरिएंटेशन और हाई लेवल ऑफ स्पोर्ट्स एंजॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। तो ये जो राइटर है हॉर्न, ये बोल रहे हैं, या तो आप कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी क्या अचीवमेंट रही है, उन्होंने उनका सक्सेस रेट क्या है, विन लॉस परसेंटेज कितना है, इससे डिसाइड कर लीजिए। या फिर जो बच्चा बोल रहा है कि उसको ट्रेनिंग करके सेटिस्फाई लगता है, उसको कंपटीशन खेल के मतलब किसी कोच के अंडर डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करके अच्छा लग रहा है, हाउ ही फील्स, हाउ ही हैज इम्प्रूव्ड साइकोलॉजिकली, तो उन्होंने ये डिफाइन किया है। नेक्स्ट एक और ऑथर है, ये मैंने ऊपर नाम लिखा है इस पेपर का। आई शेयर द पीडीएफ फाइल इन ग्रुप्स एज वेल। आज का पीपीटी भी शेयर करूंगी। और ये जो एन इंटेग्रेटिव डेफिनेशन ऑफ जो इसके राइटर हैं गिलबर्ट हैं, जो स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रेस्नो से हैं, और इनका एक पेपर पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज एंड कोचिंग में। ये मैं आपसे शेयर कर लूंगी इसकी पीडीएफ फाइल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो 19-20 पेजेस का, मतलब अगर आप उसको पढ़ते हैं तो सोचने पे मजबूर होते हैं। उन्होंने बड़ी ही अच्छी डेफिनेशन दी है। जो मैंने आपसे पिछली डेफिनेशन शेयर की, इट वाज बेस्ड ऑन एथलीट्स ओनली, एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन एथलीट आउटकम। लेकिन इन्होंने जो ये डेफिनेशन दी है, जो वेड गिलबर्ट ने डेफिनेशन दी है कोचिंग इफेक्टिवनेस की, ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द कंसिस्टेंट मतलब लगातार, बिना रुके। द कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रेटेड प्रोफेशनल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल नॉलेज, किसी भी पर्सन की लगातार जो उसकी इंटेग्रेटेड प्रोफेशनल नॉलेज है, इंटरपर्सनल नॉलेज है, उसकी खुद के अंदर की नॉलेज, और इंट्रापर्सनल नॉलेज है, औरों के साथ जो नियर नॉलेज शेयर करता है, टू इम्प्रूव एथलीट्स, जो इम्प्रूव एथलीट के कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन और करेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इन स्पेसिफिक कोचिंग कॉन्टेस्ट। जो एक कोच है, उसकी खुद की प्रोफेशनल नॉलेज, उसकी खुद के अंदर की नॉलेज, दूसरों के साथ जो नॉलेज है उसकी, वो कैसे अप्लाई करता है कंसिस्टेंटली, किस चीज के लिए, बच्चों के कॉम्पिटेंस, उनको निपुण करने के लिए, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, उनको सोशली कनेक्ट करने के लिए, और उनका करेक्टर बिल्डअप करने के लिए। तो वो एक डेफिनेशन डिफाइन किया उन्होंने कोचिंग इफेक्टिवनेस का। और इसमें आगे दो उन्होंने आगे 4 हाइपोथेसिस भी दिए हैं। हमारी लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, उसमें अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो उन्होंने डिस्कस किया है, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन एंड करेक्टर, इसमें सारी इफेक्टिवनेस दिख जाती है एक बच्चे की। ये टेबल मैंने जानबूझ के डाला है में इफेक्टिव कोचिंग, जो एक प्रभावी कोचिंग है, उससे एक एथलीट के लिए क्या क्या आउटकम है। कॉम्पिटेंस, ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेक्निकल और टैक्टिकल स्किल है। देखिए, जब आप फर्स्ट जाते हैं, आप किसी भी गेम के हैं, आपको बॉल भी नहीं ड्रिबल करना आता, या आपको बॉक्सिंग के तो पंचेस नहीं मारने आते, लेकिन आप स्लो एंड स्टडी जब एक अच्छे प्रभावी कोच के पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप टेक्निकली और टैक्टिकली निपुण होते चले जाते हैं। परफॉर्मेंस स्किल, टेक्निकल टैक्टिकली अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस देने के लिए जो स्किल चाहिए, जो विल पावर चाहिए, जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, टेक्टिकल एबिलिटी चाहिए, वो भी निपुण होते हैं। इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड फिटनेस, आपकी ट्रेनिंग हैबिट्स, आप फर्स्ट डे ट्रेनिंग करते हैं, आपको आपका एक स्केड्यूल बन जाता है जब आप एक अच्छे प्रभावी कोच के पास ट्रेनिंग करते हैं, और आप एक हेल्दी डाइट, हेल्दी ट्रेनिंग हैबिट्स, टाइम से उठना, टाइम से सोना, आपका फिटनेस और हेल्थ भी इंप्रूव होता है, आपकी फैट परसेंटेज कम हो जाती है, आप आपकी बॉडी एक शेप में आती है, तो वो सारी चीजें काउंट करती है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, आपके जो ब्लड टेस्ट है उनकी रिपोर्ट्स फाइन हो जाती हैं।
तो आप निपुणता खाली गेम में नहीं, एक प्रभावी कोचिंग का जो आउटपुट है, निपुणता खाली गेम में नहीं, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्थ, फिटनेस, हेल्दी ट्रेनिंग हैबिट्स, टेक्निकल टैक्टिकल इम्प्रूवमेंट, इस सब में निपुणता आ जाती है। आप खुद से थोड़ा सोच के देखिए, जब आपने कोई भी एज ए एथलीट गेम शुरू किया होगा, आप इतने निपुण नहीं होंगे, लेकिन आप धीरे 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 जब आपकी ट्रेनिंग एज 5-7 साल होगी, आपने कहीं मेडल्स जीते, देन कॉन्फिडेंस के बारे में, इंटरनल सेंस ऑफ ओवरऑल पॉजिटिव सेल्फ वर्थ। कॉन्फिडेंस जिस बच्चे में होगा अलग से ही दिखेगा। कॉन्फिडेंस स्पीक्स, और ये सारा मेहनत से ही आता है और एक प्रभावी कोच के पास ट्रेनिंग करने से। एक कोच को अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, जो बच्चे में कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ड करता है। कनेक्शन, अब जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बार बार बात करते हैं, तो पॉजिटिव बॉन्ड्स एंड सोशल रिलेशनशिप विद पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द स्पोर्ट्स। अब जो बच्चे टीम स्पोर्ट्स में हैं, हॉकी में है, फुटबॉल में है, हैंडबॉल में है, बास्केटबॉल में है, वो लोग खुद कितने ही चाहे वो फिजिकली मेंटली फिट हो जाएं, लेकिन जब तक वो टीम मेंबर्स के साथ एक बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, यू कैंट गिव ए टीम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो जरूरी नहीं टीम के अंदर अंदर तो है ही है परफॉर्मेंस के लिए, उनके सोशल रिलेशनशिप्स में भी बहुत निपुणता आती है, आउटकम पॉजिटिव होता है जब आप एक प्रभावी कोच के पास ट्रेनिंग करते हैं। बिकॉज इन सारी चीजों के पीछे वही चीज है, कोच इज अ रोल मॉडल। एक कोच रोल मॉडल है, क्योंकि आप टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, बच्चों को अच्छी चीजें देंगे, दे विल लर्न, दे विल फॉलो यू। और प्रभावी कोचिंग का लास्ट जो बताते हैं वो कैरेक्टर बिल्डिंग, रिस्पेक्ट फॉर द स्पोर्ट एंड अदर, मोरालिटी, इंटेग्रिटी, अखंडता, एम्पैथी, जो आप दूसरों के लिए फील करते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक अच्छे ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रभावी कोच के पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक इफेक्टिव कोचिंग के थ्रू जा रहे हैं, यू बिकम कॉन्फिडेंट, यू बिकम रिस्पॉन्सिबल। आप अपनी मॉरल ड्यूटी समझते हैं कई चीजों में, आप में एक इंटेग्रिटी वाली फीलिंग आती है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट आती है। आप कंपटीशन में जाते हैं, हारते हैं, तो आप एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती है, यू अप्लाज, आप शेक हैंड करके उसको कांग्रेचुलेट करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो एक इनकी डेफिनेशन के मुताबिक, वेड गिलबर्ट की डेफिनेशन के मुताबिक, एक इफेक्टिव कोचिंग का जो उन्होंने डेफिनेशन बताया कि उसमें एक एथलीट की चार एस्पेक्ट से, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन एंड कैरेक्टर, इससे इंप्रूवमेंट होती है। और फिर इसके बाद उन्होंने, लास्ट स्लाइड है अभी मेरा, इसी डेफिनेशन के बेसिस पे उन्होंने हाइपोथेसिस रखी है। हाइपोथेसिस होता है पोस्टुलेट्स, मतलब अपने आप ही कोई चीज मान लेना। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई टारगेट दिया, टास्क दिया, और अपने आप सोचते हैं वहां ऐसा होगा, ऐसा है। कोई भी रिसर्च शुरू करने से पहले वी जस्ट सेट ए हाइपोथेसिस, पोस्टुलेट। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक उन्होंने अपनी रिसर्च में ये 4 अंडरपाइनिंग, मतलब जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जो एक दूसरे का आधार है, ये हाइपोथेसिस रखी थी, और ये मुझे भी बड़ी प्रैक्टिकल लगी। पहला पोस्टुलेट वो बताते हैं, दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, जो कोचिंग डेफिनेशन की उन्होंने, कोचिंग इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन बताई है। पहला पोस्टुलेट उन्होंने बताया है, इफेक्टिव कोचेस इन एनी कॉन्टेक्स्ट इंटीग्रेट 3 फॉर्म ऑफ नॉलेज, जो कि उन्होंने डेफिनेशन में भी लिखा है। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपके गेम से रिलेटेड, आपको टेक्निक अच्छा आता है, आपको टेक्टिक्स अच्छा आता है, आपको पता है कौन से पीरियड में कौन सी ट्रेनिंग कराना है। इंटरपर्सनल, जो उनके आत्मिक जो ज्ञान है वो है। इंट्रापर्सनल नॉलेज, जो उनको बच्चों को कैसे मैनेज करना है। ये तीनों तरह की एक इफेक्टिव कोच के अंदर नॉलेज होना जरूरी है। सेकंड उन्होंने बताया, उस डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए, इफेक्टिव कोचेस इन एनी कॉन्टेक्स्ट डेवलप एथलीट्स कैपेसिटी इन द एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन एंड कैरेक्टर, टेलर्ड इन स्पेसिफिक एथलीट नीड्स। जिस गेम में जैसी नीड है, ये चारों में वो निपुणता लेके आते हैं, इन चारों को ग्रूम करते हैं, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया है। थर्ड चीज वो मान के चल रहे हैं, composition of effective coaches, प्रोफेशनल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल नॉलेज। जो जिस कोच में जैसा नॉलेज है, तीनों नॉलेज है, वेरी करेगी किसके मुताबिक, एज ग्रुप के मुताबिक। चिल्ड्रन के साथ आप अलग ट्रीट करेंगे, जो यूथ बच्चे हैं उनके साथ अलग ट्रीट करेंगे, और जो एलीट लेवल के बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा अलग से ट्रीट करेंगे। कोच सेम है, नॉलेज सेम है,
उसका प्रोफेशनल नॉलेज सेम है, उसका इंटरपर्सनल नॉलेज सेम है, लेकिन कभी भी देख लेना जो एक इफेक्टिव कोच होगा, जिसका कोचिंग प्रोसीजर इफेक्टिव होगा, वो बच्चों के साथ अलग-अलग ढंग से ट्रीट करेगा। अलग-अलग इन द सेंस छोटे बच्चों के साथ उनके लेवल पे आके, यंग एथलीट के साथ जो डेवलपमेंटल एज में है उनके लेवल पे आके, जो एलीट लेवल के एथलीट्स हैं, those who have achieved and proved themselves in international national level, उनके साथ थोड़ा अलग ढंग से। लास्ट पोस्टुलेट बता रहे हैं वो, expert coaches are able to demonstrate coaching effectiveness on a consistent basis। ये उन्हीं की डेफिनेशंस में चारों पोस्टुलेट निकले हैं। कंसिस्टेंट इसलिए, ऐसा नहीं कि भी इस साल या इस 6 महीने तो इस ट्रेनिंग पीरियड में तो कोच ने बढ़िया ट्रेनिंग कराई और नेक्स्ट ट्रेनिंग पीरियड या नेक्स्ट ईयर इज लाइक नोवेयर, तो वो एक प्रभावशाली कोच नहीं बनाता है। सो कंसिस्टेंट होना जरूरी है। तो गिलबर्ट की डेफिनेशन के मुताबिक ये सबसे प्रैक्टिकल डेफिनेशन लगी मुझे कि भी एक प्रभावी कोच 3 तरह की नॉलेज रखता है। वो बच्चे के कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन और कैरेक्टर को बिल्ड करता है और उसकी नॉलेज सामने वाले बच्चे के मुताबिक वेराई करती है और उसका जो ये प्रभावशाली कोचिंग देने का प्रोसीजर है कंसिस्टेंट बेसिस पे होता है, लगातार चलता है। ऐसा नहीं कि भी आज ठीक है कल गलत है, ठीक है। सो दिस वाज द लेक्चर टुडे। आई एम जस्ट स्टॉपिंग to share my screen.